नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक। इसमें राजस्थान अध्ययन से संबंधित काफ़ी अधिक सामग्री है जो आपके विभिन्न प्रकार के एग्जामों के लिए उपयोगी साबित होगी। देखिए, हमने पिछले वीडियो में पाठ 8 पढ़ लिया था और पाठ 8 ये था जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामीण व शहरी प्रशासन। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 8 से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे थे उनके बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर है, अर्थात कितनी। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना था और आपका राइट आंसर है 52.12%, है ना, 52.12%। अगला क्वेश्चन ये था, भूदान आंदोलन के जनक हैं, कौन है जनक। और इसका राइट आंसर है स विनोबा भावे। अब हम बात करते हैं पाठ 9 की, और पाठ 9 है ग्रामीण व शहरी प्रशासन। देखिए, प्रशासन से तात्पर्य जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो गांवों में शहरों में जो चल रही है उससे संबंधित है। ठीक है, तो उससे पाठ की शुरुआत करें, इसमें हम ये बता दें कि एक प्रकार से एक घटनाक्रम के माध्यम से पाठ की शुरुआत हुई है। ठीक है, एक विद्यालय से छुट्टी होने पर सोनू जब घर पहुंची तो देखा कि आसपास के विद्यालय के शिक्षक माता पिता से बातचीत कर रहे थे। इस प्रकार से पाठ का विकास हो रहा है इस कहानी के माध्यम से, है ना। कि वो पूछते हैं किस कारण से आए, कि उन्होंने कहा कि ये एक अध्यापक हैं जो बीएलओ का कार्य करते हैं। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर। ठीक है, इन बीएलओ का कार्य क्या रहता है, जो नए मतदाता होते हैं उनको मतदाता सूची में जोड़ना, और जो पलायन कर गए हैं या किसी कारण से किसी की मृत्यु हो गई है तो उनका नाम मतदाता सूची से हटाना। ये सामान्यतः बीएलओ का कार्य शिक्षक को ही दिया जाता है, यानी वो पढ़ाने के अलावा बीएलओ का कार्य भी शिक्षक ही देखते हैं। देखिए, हम शुरुआत करते हैं ग्रामीण प्रशासन से। यानी ये भी एक प्रकार का प्रशासनिक कार्य बीएलओ का कार्य है, उसी के आधार पर पाठ का विकास हुआ है। ग्रामीण प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र के में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश में 73वें संविधान संशोधन विधेयक, ध्यान दीजिएगा, 73वें संविधान संशोधन विधेयक अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्थाओं को अपनाया गया है। यानी क्या हमारे यहाँ जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक लागू हुआ था 1992 में, क्या इससे पहले पंचायत नहीं थी। इससे पहले भी पंचायती थी, क्योंकि 1959 में पंचायती राज की व्यवस्था प्रारंभ कर दी थी, जो कि राजस्थान के नागौर जिले से ही प्रारंभ हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। लेकिन ये जो 73वां संशोधन विधेयक है, इसमें क्या है कि हमने पंचायती राज को संविधान में भी दर्जा दे दिया है। ठीक है, देखो, इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, किसके तहत, 73वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत। इसकी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। यानी दो तीन चीजें निकल के आई, एक तो पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा क्या है, त्रिस्तरीय, है ना, त्रिस्तरीय ढांचा है पंचायत राज का। दूसरी बात, इसमें पंचायती राज में 29 प्रकार के कार्यों का उल्लेख है। ठीक है, पंचायती राज के तहत कितने कार्यों का उल्लेख है, पंचायती राज में 29 प्रकार के कार्यों का उल्लेख है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है पंचायती राज में कितने कार्यों का उल्लेख है। ठीक है, 29 कार्यों का, जिन पर पंचायती राज कानून बना सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब ये पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय ढांचा है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसका स्वरूप क्या होता है, देखिए, पहला होता है जिला परिषद। यदि हम टॉप देखें जिले में, तो जिला परिषद होता है, फिर उसके नीचे होती है पंचायत समिति, और सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का कार्य गांव का विकास करना है, और पंचायत समिति का कार्य जो पंचायत समिति पूरी है ना, उस पंचायत समिति का विकास करना है। और जिला परिषद है, पूरे जिले के प्रशासनिक कार्यों को देखती है। देखिए, जिला परिषद में कौन कौन होते हैं, एक तो जिला प्रमुख होता है, और एक होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जिला प्रमुख क्या होता है कि सामान्य जनता के द्वारा चुना जाता है 5 वर्ष के लिए।
ठीक है। और इसमें होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये सरकारी अधिकारी होते हैं जो जिला परिषद के कार्यों को देखते हैं। तो जिला प्रमुख और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोनों मिल करके जिला परिषद को चलाते हैं। जिला परिषद पूरे जिले की एक होती है, ठीक है। पंचायत समिति एक जिले में बहुत सारी पंचायत समितियां हो सकती है, और जो पंचायत समिति का जो प्रमुख पद होता है वो होता है प्रधान का। और प्रधान क्या करता है, ये भी जनता के द्वारा चुना जाता है प्रधान, ठीक है। और पंचायत समिति में जो सरकारी अधिकारी होता है वो होता है खंड विकास अधिकारी, जिसको हम बीडीओ भी बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। इस बीडीओ का कार्य भी पंचायती राज के कार्यों को देना है, केवल पंचायती समिति स्तर के कार्यों को देखते हैं। और अंतिम जो ढांचा है, सबसे निचला जो पायदान है पंचायत राज का, वो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ये एक से अधिक गांवों को भी मिला करके बनाई जा सकती है। इसमें जो राजनीतिक पद होता है वो होता है सरपंच। सरपंच चुनाव में खड़ा होता है और जीतता है, ठीक है। और सरपंच जब जीतता है तो वो पंचायत, केवल उस पंचायत क्षेत्र में आने वाले गांवों के जो कार्य, जो विकासात्मक कार्य होते हैं, प्रशासनिक कार्य होते हैं, उनको ये देखता है। और पंचायत स्तर पे जो सरकारी अधिकारी रहता है उसका नाम होता है ग्राम विकास अधिकारी। इसको वीडीओ कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वीडीओ कहते हैं। पहले इसको हम सचिव कहते थे, सेक्रेटरी बोलते थे इस वीडियो को, पहले सचिव कहते थे। अभी कुछ समय पूर्व ही इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। इस प्रकार से ये पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा है। अब देखिए, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के कार्य, तो हम इनको पहले क्रम से पढ़ लेते हैं। पहले जिला परिषद के कार्यों को देख लेते हैं। स्थानीय आवश्यकताओं और स्रोतों के अनुसार पंचायत समितियों की क्षेत्रीय योजनाओं को समेकित कर जिले के लिए अंतिम योजना तैयार करवाना, पंचायतों की ग्राम सभाएं व बैठकों का पर्यवेक्षण करना, ये जिला परिषद का कार्य है। इसके अलावा पंचायत समिति व पंचायत की निधियों का अंतरण करना, ठीक है। और आगे देखिए, ग्रामीण स्वच्छता व ग्रामीण आवासन कार्यक्रम चलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की शिकायतें दूर करना और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ये किसका कार्य है, ये जिला परिषद के कार्य है। अब हम बात करते हैं पंचायत समिति के कार्यों की। पंचायतों के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना, सुपरविजन करना, नवनिर्वाचित सरपंचों व पंचों को प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देना, और सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों में समन्वय करना, साधारण सभा की बैठक आयोजित करना, ठीक है। इसके अलावा पंचायत समिति के और कार्य ये हैं, पंचायत समिति की बैठकों व स्थानीय समितियों के द्वारा लिए निर्णयों की अनुपालना का नियंत्रण, रजिस्टर करना, रखना, मतलब रजिस्टर में लिखना इनकी जो बैठकें होती है पंचायत समिति। कार्यस्थल में पंचायत मुख्यालय पर वास्तविक व्यय को दर्शाने वाले बोर्ड लगाना, ठीक है, पंचायत समिति में जितने कार्य हुए हैं उसके। पशु मेलों का आयोजन करना भी ये पंचायत समिति का कार्य होता है। अब हम बात करते हैं ग्राम सभा की। ग्राम सभा का क्या क्या कार्य है देखिए, स्वच्छता व पेयजल व्यवस्था करना, मार्ग में प्रकाश व्यवस्था, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं आवेदकों को रोजगार उपलब्ध करवाना। जो नरेगा कार्य चलता है, मनरेगा जिसको हम कहते हैं, इसका सामान्यतः जो क्रियान्वयन है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा, क्योंकि पंचायत क्षेत्र में इनको उपलब्ध करवाया जाता है कार्य। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो राशनिंग व्यवस्थाएं हैं, राशन कार्ड से जो इनको राशन मिलता है उसकी व्यवस्था भी पंचायत अपने स्तर पर देखती है। ग्रामीण सड़कों का रख रखाव करना। इसके अलावा जन्म, मृत्यु एवं विवाह का पंजीकरण करना भी पंचायत का कार्य हो गया है। आपदा में महामारी के समय जिला प्रशासन से समन्वय रखना, कोऑर्डिनेशन रखना। चारागाह, वनों का विकास करना, मानव एवं पशु स्वास्थ्य, पोषण व परिवार कल्याण, परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सहायता, स्थानीय भौतिक संसाधनों
वह समुचित इनका उपयोग करना, ये है किसका कार्य है? ये है पंचायती राज का कार्य है। अब है ग्राम पंचायत। देखिए ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है जो वार्ड पंचों, उप सरपंच एवं सरपंच से मिलकर गठित होती है। इन पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग इनका चुनाव जो निर्वाचन व्यवस्था होती है इसकी देखता है राज्य चुनाव आयोग। केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं देखता है। केंद्रीय चुनाव आयोग केवल लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों को देखता है। इसके अलावा विधानसभा के चुनावों को भी केंद्रीय लोक सूचना आयोग जो केंद्रीय चुनाव आयोग संपन्न करवाता है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निर्धारित समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ये नई चीज जोड़ दी गई है इसमें कि इसमें जो सरपंच होता है इसको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी हटाया जा सकता है निर्धारित समय से पूर्व। ठीक है, लेकिन ये सामान्यतः प्रथम 2 वर्ष में नहीं लाया जा सकता। ग्राम पंचायत में सचिव का कार्य सरकारी कागजों के रिकॉर्ड को रखना है, बैठक की कार्यवाही को लिखना होता है। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह कम से कम 2 बैठकें आवश्यक होती है। ठीक है, किसकी? ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह कम से कम 2 बैठकें होना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं पंचायत समिति की। देखिए पंचायत समिति के क्या कार्य हैं। पंचायत समिति ग्राम पंचायत जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। राज्यों के जिलों को विकास की दृष्टि से कुछ छोटे विकास खंडों में विभाजित किया जाता है। इन विकास खंडों पर ही पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसके निर्वाचित सदस्य ही प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं। यानी सरपंचों को क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ही ये पद प्राप्त हो जाता है पंचायत समिति के सदस्यों का। ठीक है ना, पदेन का तात्पर्य यही है कि एक पद प्राप्त होने पर दूसरा पद ही स्वयं प्राप्त होना। जैसे जो भारत का उपराष्ट्रपति है ना, भारत के उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है ना, पदेन सभापति का तात्पर्य कि जो उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का सभापति होगा। यानी एक पद प्राप्त करने पर दूसरा पद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं वो पंचायत समिति के भी सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम, ठीक है, पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम 25 वर्ष का होना आवश्यक है। प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधित कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक खंड विकास अधिकारी, ठीक है, एक खंड विकास अधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ नियुक्त किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यानी ये सरकारी कर्मचारी होता है बीडीओ। अब हम बात करते हैं जिला परिषद की। पंचायत राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था जिला परिषद है। यह जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है। इस तरह गठित प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन चुनाव उस वार्ड के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। यह सदस्य जिला परिषद के सदस्य कहलाता है। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त जिले के पंचायत समिति के प्रधान, जिले से निर्वाचित विधानसभा सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा राज्यसभा सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। यानी ये भी एक प्रकार से पदेन सदस्य ही होते हैं। जिले के पंचायत समितियों के प्रधान, ठीक है, विधानसभा सदस्य, जिले के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ये पदेन सदस्य होते हैं जिला परिषद के। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य मिलकर जिला प्रमुख एवं उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जिले में समस्त विकास कार्यों का उत्तरदायित्व जिला परिषद का ही होता है, यानी ये जिला परिषद इन कार्यों को देखती है। अब देखिए पंचायती राज के आय के क्या क्या स्रोत हैं। इसमें ग्राम पंचायत स्तर की देखिए आय के स्रोत, विभिन्न प्रकार के कर जैसे भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय कर, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, सरकार से प्राप्त अनुदान, समुदायों से प्राप्त अनुदान और दोषियों से एकत्र दंड राशि, ये ग्राम पंचायत की आय के स्रोत हैं। पंचायत समिति के आय के स्रोत क्या क्या हैं?
स्थानीय करों और शुल्कों से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को चलाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि, व्यापारी व्यवसायों और उद्योगों पर लगाए गए कर से प्राप्त आय, ये पंचायत समिति के आय के संसाधन है। और जिला परिषद के क्या क्या आय के संसाधन है? केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त अनुदान, पंचायत समितियों से की गई वसूली, राजस्व प्राप्त निश्चित हिस्सा, सरकारी तथा गैर सरकारी ऋण, लोगों द्वारा दिए गए अनुदान आदि जिला परिषद के आय के प्रमुख स्रोत हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं ग्राम सभा की। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत संस्था है। ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है। सामान्यतः प्रत्येक ग्राम पंचायत की अपनी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व ग्राम में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना उनका अधिकार और कर्तव्य दोनों है। इस तरह से ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक उदाहरण है। इसके तहत ग्रामवासी स्थानीय समस्या और विकास के संबंध में सीधे भाग लेते हैं। सामान्यतः हर 3 महीने में, ध्यान दीजिएगा ग्राम सभा की बैठक के बारे में, सामान्यतः हर 3 महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जाती है। हर 3 महीने का मतलब है कि साल में 4 बार, है ना। आमतौर पर यह आमतौर पर है 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठकें होती है। ये 4 दिन फिक्स है। इस दिन सामान्यतः ग्राम सभा की बैठकें होती है और आवश्यकता पड़ने पर ग्राम पंचायत का मुखिया चाहे तो ग्राम सभा की और भी बैठकें आयोजित कर सकता है, लेकिन इन 4 दिनों तो होगी होगी। ये 4 दिन याद करने में कोई समस्या नहीं आएगी। वो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपको ध्यान होगा कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, ये 2 तारीखें जो हैं आपको याद होंगी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। ठीक है, इस दिन ग्राम सभा की बैठक होगी ही होगी। इसके अलावा एक है 1 मई को। ठीक है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए कि मजदूर दिवस के दिन भी ग्राम सभा की बैठक होती है। फिर है 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर, इसलिए 2 अक्टूबर को भी ग्राम सभा की बैठक होती है। इस प्रकार से ये 4 तारीखें आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्राम न्यायालयों की। ग्राम न्यायालय क्या होते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। यानी ये ग्राम न्यायालय एक्ट कब लागू हुआ? 2008। राजस्थान में भी पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया था। ठीक है, जयपुर जिले के बस्सी में पहला ग्राम न्यायालय खोला गया था। इन ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से ही की जाती है। ये तो थी ग्रामीण पंचायती राज की बातें, ग्रामीण प्रशासनिक बातें। अब हम बात करते हैं नगरीय स्वशासन के बारे में। ठीक है, नगरीय स्वशासन भी इस प्रकार से, जैसे ग्राम पंचायत अपने गांवों को देखभाल करती है, उसी प्रकार से जो नगरीय स्वशासन है ये भी अपने नगरों की देखभाल करता है। देखिए, शहरी शासन के 3 रूप होते हैं। हालांकि हमने पंचायत राज में पढ़ा था कि वो पहला ग्राम पंचायत होती है, फिर पंचायत समिति होती है, फिर जिला परिषद होती है। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं ये तीनों। ठीक है, आप लोअर लेवल पे देखें तो ग्राम पंचायत होती है, मिडिल लेवल पे देखें तो पंचायत समिति, और हाई लेवल पे देखें तो जिला परिषद होती है। लेकिन ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेकिन ये जो है ना, शहरी प्रशासन की जो 3 रूप है ये इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, ये जनसंख्या के आधार पे होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं? नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। वे बड़े शहर जहाँ जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा हो। ठीक है, पहली शर्त 5 लाख से ज़्यादा हो और वहाँ की सालाना आय 1 करोड़ से ज़्यादा होने पर नगर निगम बनाया जाता है। ऐसे राजस्थान में 7 नगर निगम है वर्तमान में, जिलों के आधार पर देखें। हालांकि अभी सरकार ने कोटा, जोधपुर और जयपुर के नगर निगमों के 2 हिस्से कर दिए गए हैं ना। जैसे जयपुर में हेरिटेज जयपुर नगर निगम और ग्रेटर नगर निगम जयपुर, इस प्रकार से 2 जयपुर के नगर निगम हो गए। जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा 5 लाख से कम होती है वहां नगर परिषद की स्थापना होती है। ठीक है ना, 1 लाख से ज्यादा 5 लाख से कम नगर परिषद स्थापित होगी।
वे शहर जहाँ जनसंख्या 15,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में होती है, ठीक है, 15,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में होती है, वहाँ होती है नगर पालिका बोर्ड, वहाँ नगर पालिकाएं होती है। शहर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है जिसे वार्ड कहते हैं। हर वार्ड से वहाँ की जनता एक प्रतिनिधि या पार्षद चुनकर इन संस्थाओं में भेजती है। ये अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य करते हैं। ये प्रतिनिधि या पार्षद मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं, जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? महापौर कहलाता है। और नगर परिषद के अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति। और नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष होता है नगर पालिका अध्यक्ष, ठीक है। इस प्रकार से ये अलग अलग पद होते हैं। अब है नगरीय प्रशासन के क्या क्या कार्य होते हैं। नगरीय संस्थाओं के दो तरह के कार्य होते हैं। एक अनिवार्य कार्य, जैसे शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, दमकल की व्यवस्था कार्य आदि करना। जबकि कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करना उन संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर करता है, जिन्हें हम ऐच्छिक कार्य कहते हैं। जैसे सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय का निर्माण करना, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं से छुटकारा, मेले, प्रदर्शनी आदि का आयोजन, रैन बसेरों की व्यवस्था करना, ये स्वैच्छिक कार्य है। ये बॉक्स के माध्यम से भी, डायग्राम के माध्यम से भी बताया गया है ना। अनिवार्य कार्य शुद्ध जल व्यवस्था, रोशनी, सफाई, दमकल, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, ये तो कंपलसरी वर्क है। और ये स्वैच्छिक है। सार्वजनिक कार्य देखिए, मेले, प्रदर्शनी का आयोजन, आवारा पशुओं से छुटकारा, वृक्षारोपण, वाचनालय, पुस्तकालय, स्टेडियम व्यवस्था करना। ठीक है। और इनकी आय के कार्य भी इन्हीं से ही प्राप्त होते हैं। इन संस्थाओं में जो कर वगैरह जो प्राप्त होता है, उनसे इनकी आय प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये पार्ट है आपका कंप्लीट होता है। इसमें एग्जाम में पूछ लेते हैं सामान्यतः। जैसे हम नगरीय स्वशासन की बात करें तो इसमें जैसे नगर निगम है, नगर परिषद और नगर पालिका, ठीक है। नगर निगम कितनी जनसंख्या पर बनती है, और नगर परिषद कितने पे, नगर पालिका के लिए कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है। इस प्रकार के तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और करंट अफेयर्स की दृष्टि से मैंने अभी आपको बताया कि ये 3 शहर हैं जहाँ दो दो नगर निगम कार्यरत है वर्तमान में, अभी इनके चुनाव हुए हैं। एक तो जोधपुर, जोधपुर के 2 नगर निगम है, कोटा के हैं और जयपुर के हैं। ये 3 नगर निगमों के दो दो नगर निगम बना दिए गए हैं। दोस्तों, आपको मेरे वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर बताएं ताकि नया वीडियो